हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट 7 जुलाई 2024 की परीक्षा के लिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल विकास मनोविज्ञान के बेहद ही महत्वपूर्ण ऐसे 50 प्रश्नों को जो कि आपके सीटेट की परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल विकास मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार। दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी के लिए कि कह रहा है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। इस पहले नंबर के प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 घंटे, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन में टीचर को कम से कम जो है वो 45 घंटे का क्लास विद्यालय में लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट आगे सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो चारों ऑप्शन में आपका निःशक्त बच्चे, इसमें आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है। बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए भी लागू होता है, लेकिन 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 14 से 18 आयु के बच्चों के लिए नहीं है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि यदि आपकी क्लास का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। तो दोस्तों इस रोग को कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसके द्वारा बच्चे को जो अक्षर है वो उल्टा दिखाई देते हैं, मतलब उल्टा समझ में आता है। तो ये डिसलेक्सिया, जिसको हम पठन विकार भी कहते हैं, तो ये आपका डिसलेक्सिया यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वर्तमान में भारत में ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उन सभी बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, जिसको कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण मैथ टीचिंग का जो उद्देश्य है वो है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आगे 7वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता मेंटली रिटार्डेशन की विशेषताएं नहीं है। तो यहाँ दोस्तों मानसिक मंदता यानी कि एक तरीके से कहें कि दिमागी कमजोरी, तो ये हो जाएगा आपका अंतर्वैयक्तिक संबंधों यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशन का कमजोर होना, यानी कि अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, यह जो है किसी भी रूप में मानसिक मंदता का यानी कि मेंटल रिटार्डेशन का विशेषता नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालक मतलब वही हुआ दिव्यांग बच्चे जो एक तरीके से विकलांग हैं, तो उनके लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। समावेशी शिक्षा के द्वारा जो है वो निःशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दिया जाता है, जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट आगे अगला 9 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि डैश 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत इसमें से क्या नहीं होगा। तो दोस्तों दूसरों के साथ लड़ाई करना, दूसरों के साथ झगड़ा करना, ये प्रतिभाशाली इंटेलिजेंट होने का मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, एक प्रकार का पठन विकार है, यानी कि पढ़ने में दिक्कत होती है ये इसमें आपका। तो ये आपका एक डिसऑर्डर है
आपका रीडिंग डिसऑर्डर है, पठन विकार है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का मतलब ये हुआ कि विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे, निःशक्त बच्चे, तो ऐसे बालकों को जो है वो अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा अनिवार्य कराना चाहिए, जिससे कि दिव्यांग बच्चे, विकलांग बच्चे जो है सामान्य बच्चों के साथ जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनमें जो है हीन भावना की दृष्टि नहीं आएगी और वो भी मुख्य धारा में अपने आप को, समाज के मुख्य धारा में वो भी बच्चे अपने आप को सहज महसूस करेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न कह रहा है कि आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि एक विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो हम उसके लिए वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि भाई तुम और आगे बढ़ो और अच्छे से पढ़ो, बहुत आगे निकलो। हम उसको और मोटिवेट करेंगे। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन पूछा गया है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह किसकी विशेषता है। तो यह एक सृजनशील यानी कि एक सृजनशील बालक की विशेषता है, जो क्रिएटिव माइंड बालक है उसकी विशेषता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा जो है वो कम योग्य विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है, यानी कि कम, यानी कि जो थोड़े से ऐसे बालक हैं जो थोड़े से मंद हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए जो है वो विशेष शिक्षा का इस्तेमाल किया जाता है सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट आगे 15वां प्रश्न है कि असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। असंगठित घर से आने वाले बालकों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होता है वो स्वतंत्र अध्ययन में होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अगर अंग्रेजी सिखाना है तो उसे जो है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, अर्थात उसके लोकल लैंग्वेज से हम जो वो इंग्लिश की तरफ उसको डाइवर्ट करेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न है कि वह कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो वह कारक हो जाएंगे उसके संस्कृति और प्रशिक्षण। उसके संस्कृति और प्रशिक्षण जो है ऐसे जो बाह्य कारक हैं जो कि बालक को उसके क्लास में इंटरेस्ट लेने से रोकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कमजोर वर्ग, वीकर सेक्शन के बालक से क्या मतलब है। वीकर सेक्शन के बालक से मतलब होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे, वीकर सेक्शन का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो कमजोर हों। तो वीकर सेक्शन का मतलब है कि ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की, वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। अर्थात ऐसे बालक जो कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा, यानी कि एक ऐसे बालक अभिभावक होंगे जिनकी एक सीमा होगी न्यूनतम, उससे भी नीचे वो लोग अगर आते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो लोग कहलाएंगे आपके कमजोर वर्ग, यानी कि वीकर सेक्शन के बालक कहलाएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पिछले बालक ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के पीछे हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हों और असमायोजित हों, उनको हम जो है पिछड़ा बालक कहते हैं, यानी कि कमजोर बालक कहते हैं। तो उपयुक्त तो सभी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एलेक्सिया क्या है। एलेक्सिया दोस्तों क्या है, एक पढ़ने की अक्षमता की बीमारी है। नेक्स्ट आगे 21वां प्रश्न पूछा गया कि साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। साइजोइड वर्ग में जो आते हैं वो आपके प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं। आगे 22वां प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आपका जो विशिष्ट मतलब होता है विशेष बालक, जिसमें पिछड़ा भी आएगा, प्रतिभाशाली भी आएगा और बुद्धि बालक, ये सभी जो है पिछड़े बालक को भी हम विशेष मानेंगे भाई, क्योंकि वो सामान्य नहीं है। जो सामान्य नहीं है वो क्या है, विशिष्ट है। तो यहाँ पे बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक और पिछड़ा बालक, ये सब जो है आपके विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे। आगे है कि अपराधी बालक यानी डिलिक्वेंट चाइल्ड कौन है। अपराधी बालक ऐसे होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, यानी कि गलत काम करते हैं, वो क्या है, वो अपराधी बालक हैं। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है।
शारीरिक रूप से अक्षम बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से उनके अंदर डिस्ग्राफिया की जो है वो दिक्कतें होती हैं, यानी कि जब वो शरीर से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो उनको लिखने पढ़ने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट आगे, प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं जो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, वो क्या होते हैं? अक्सर प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 26 26वां प्रश्न पूछा गया है कि एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है वह SAW और WAS एवं न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो क्या है? वो डिसलेक्सिया की बीमारी से ग्रसित है, अर्थात उसको जो है वो अक्षरों को सही से समझ नहीं पा रहा है, यानी कि उल्टा पुल्टा देख रहा है, तो क्या है? वो डिसलेक्सिया की बीमारी से, यानी कि पठन विकार से, उसको पठन विकार है, डिसलेक्सिया है। आगे है कि एक शिक्षिका की क्लास में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो उनके लिए अगर शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं तो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ये करना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका होगा, मतलब सबसे सटीक आंसर होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी को यहाँ पे ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, तो उनको जितना अधिक से अधिक हम आगे बढ़ा सकें वो करना चाहिए विद्यालय में। नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन है कि डैश 29 क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि डैश डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है, तो अनुवांशिक रचना भी इसमें काम आएगा और वातावरण अभिप्रेरणा भी आएगा, ये दोनों मिला करके जो है वो आपका इसके कारण जो है वो प्रतिभाशीलता होती है। नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 30 30वां क्वेश्चन है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण में जो है वो आपका हो जाएगा शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, इसमें जो है बच्चे वो सबसे अच्छे तरीके से सीख और सुन और समझ पाएंगे। नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि गति कौशलों में अधिगम में निर्योग डैश डैश क्या कहलाती है? तो गति कौशलों में अगर अधिगम में निर्योग बच्चा जो है तो वो डिस्प्रेक्सिया की बीमारी से ग्रसित है, डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी हम किसको कहेंगे? अधिगम निर्योग्यता किसको कहेंगे? तो यह एक क्या है? एक चर अवस्था है, एक चर अवस्था होता है अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए सबसे जो अधिक उपयुक्त होगा मूल रचना वो होगा आपका सहकारी अधिगम तथा पीयर टूरिंग, यानी कि पीयर टू पीयर अधिगम। नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि अधिगम की योग्यता का लक्षण क्या होता है? तो अधिगम की योग्यता का लक्षण होता है एक तरीके से अवधान यानी एकाग्रता संबंधी बाधा विकार, ये सब क्या है? एक अधिगम की योग्यता का लक्षण है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करेगा पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है, तो वह क्या है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया था सृजनात्मकता के रूप में, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी? तो यहाँ पे अतिकल्पना, ऑप्शन नंबर सी, अतिकल्पना जो है ये शारीरिक निरोगता वाले, यानी कि एक तरीके से शारीरिक निरोगता का मतलब होता है फिजिकली हैंडीकेप, यानी कि विकलांग, दिव्यांग व्यक्ति, तो यहाँ पे अतिकल्पना जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार वेश, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है एक सृजनशीलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्रिएटिविटी के लिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग, पूर्वजों ने उनके
उनके पार्ट को, उनके जो भी जब इरफान खिलौनों को तोड़ता है तो उनके जो भी पार्ट अलग अलग तोड़ के रखता है, उसको देखने के लिए वो अलग अलग करता है। तो आप इसको क्या कहेंगे? तो हम उससे ये समझेंगे कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को हम सही दिशा में संचालित करेंगे। नेक्स्ट आगे है कि सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए जो सबसे उपयुक्त होगा वो हो जाएगा आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है। यानी कि क्रिएटिविटी आप तभी कर सकते हैं जब आपको पूरा खुला मौका दिया जाए। तो सृजनात्मक उत्तर यानी कि आप अपने आप किसी प्रश्न का उत्तर अगर बनाते हैं तो वो क्या है? यानी कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है। यानी कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आप अपने मन से भी बना सकें, वही आपके मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कहलाते हैं, वही क्रिएटिविटी कहलाती है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं, पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो यहाँ उसको विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना चाहिए। यहाँ पे अगर प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता को और उपलब्धि में वो तब्दील करना चाहती है तो उसको विशेष अध्ययन के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना चाहिए, ताकि वो उनके ऊपर और ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा सके। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी, क्रिएटिव लर्नर वह है जो क्रिएटिव लर्नर का मतलब ये हुआ कि पार्षद यानी कि लेटर, जैसे कि चिंतन और समस्या समाधान में वो अच्छा हो, चिंतन और समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके पास बहुत अच्छा हो, तो वो क्या है? एक क्रिएटिव विद्यार्थी है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास 1 माह पूर्व प्रथम आवश्यक है। यह कथन किसने कहा था? सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है, इंटर रिलेटेड होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? ध्यान देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना सेंट्रल जो है फंडेड प्रोजेक्ट, सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट के उद्देश्य हैं में निःशक्त बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना क्या है? तो इसको हम कहते हैं नियमित विद्यालयों में जो है निःशक्त बच्चों को, निःशक्त बच्चे यानी कि एक तरीके से विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है वो नियमित विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? सृजनशीलता का मुख्य तत्व जो है वो इसमें आपका अनुशासन, ये आपका जो है मुख्य तत्व सृजनशीलता का इसमें से नहीं होगा। नेक्स्ट आगे है जन्म के समय, यहाँ आपका 45 में अनुशासन, ठीक है। आगे है जन्म के समय लगी चोट या पूर्ण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? इसको हम क्या कहेंगे? जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता जो है एक जैविक मंदता कहलाती है। आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता डिस्लेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जा सकता है? श्रवण बाधित यानी कि जो कान से सुनने में दिक्कत हो, तो उनके लिए हम सांकेतिक भाषा, क्योंकि वो कान से उनको सुनाई नहीं देगा, तो उनके लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके उनको पढ़ाना शुरू करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि प्रतिभाशाली होने का क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? प्रतिभाशाली होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के साथ लड़ाई करें, झगड़ा करें, ये आपका प्रतिभाशाली होने का मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 50वां प्रश्न है समन्वित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता, यानी कि कितना अच्छा आपका किताब है,
ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल विकास मनोविज्ञान के 50 प्रश्न को देखा है, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये आपके ऑलरेडी सीटेट की परीक्षाओं में और टेट परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।